नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। पहले तो हम जानेंगे थोड़ा बहुत निफ्टी के बारे में, क्योंकि मार्केट अभी भी साइडवेज है, थोड़ा-सा नेगेटिविटी भी दिखाते हैं। फिर कुछ दिन 1 या 2 दिन अच्छा पॉजिटिव रहता है, फिर से वो नीचे आ जाता है। तो ये जो थोड़ा बहुत साइडवेज जैसे मार्केट चल रहा है, ऐसे मार्केट में हम लोगों को क्या करना है या निफ्टी में क्या लगता है? ज़्यादातर क्वेश्चन ये रहता है, सर निफ्टी में क्या लगता है? निफ्टी अभी भी वैसे भी साइडवेज है, ज्यादा बहुत कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म निफ्टी पॉजिटिव होने के लिए अभी आपको काफी समय इंतजार करना पड़ेगा। पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी किस तरह से जा रहा है, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकालेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली 17,200 की लेवल मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 17,200 के ऊपर अच्छा सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ही ये फायदेमंद रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी पूरा कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से चालू करना, मेरे ख्याल से शुरू करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस जो ये पीरियड है जहां हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नया बाइंग नहीं कर सकते, खरीदी ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एम्बिग्यूटी है। सेलिंग हमारा नहीं होता है। एक तो प्राइसिंग का सवाल रहता है कि हम लोगों ने जिस प्राइस में खरीदा है उसके प्राइस से नीचे है, या फिर इस तरह भी मार्केट ऐसा है तो हम ये रेट पे हम लोग सेल करें या नहीं करें। ये जो सब चीजें होती है, तो सेलिंग भी आपका नहीं होता। तो ये जो एम्बिगुअस सिचुएशन रहती है मार्केट में, इनडेफिनेट या अनसर्टनिटी, तो इसका भी हम लोग थोड़ा फायदा दूसरी तरीके से कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग हमारा थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हम लोगों की जो पिछली तेजी थी या हम लोगों को इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने जो की है उसमें कहाँ हमारी गलती हुई है। ये अगर हम लोग सोचेंगे, या अगला जो प्लान है कि अगली जो तेजी रहेगी उसमें हम लोगों को ये जो हमारी गलतियां हैं उसमें सुधार करके किस तरह से हम हमारा पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकें, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। थोड़ा फंडामेंटल स्टडी करें, टेक्निकल स्टडी करें, अच्छी अच्छी कंपनीज कौन से शॉर्टलिस्ट करके रखें, और फिर जैसे भी टाइम आता है वैसे उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तेजी में क्या होता है मालूम है, बहुत से लोगों ने 2013 से लेके जो मार्केट ऊपर हुआ है, पर्टिकुलरली 17, 18, 19, 20, तो 17, 18, 19, 20 के बाद भी लोगों का यह है कि निफ्टी इतना ऊपर गया लेकिन हमारे फोलियो में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। ये काफी लोगों का था सवाल, या जब मिलते हैं मुझे या बात करते हैं तब ये पूछते हैं कि भाई इतना निफ्टी बढ़ा लेकिन हमारे फोलियो में तो मार्क चेंज नहीं हुआ, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, तो ये क्यों होता है? ये देखिए, ये हम लोगों को बीच का ये जो पीरियड है उसमें एनालाइज करना है। इसमें ये बेसिकली इसके 2-3 कारण रहते हैं जो मुझे लगते हैं। पहली चीज, आपके फोलियो में 2 या 3 कोई शेयर ऐसे रहते हैं जिनका वेटेज ज्यादा है और अनफॉर्चुनेटली वही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर वैसा कुछ होता है या वो बहुत अंडर परफॉर्मिंग है या नीचे जा रहे हैं, आपने उनको टाइमली निकाला नहीं, तो आपके बाकी के शेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये 2-3 शेयर है या जिनको वेटेज थोड़ा ज्यादा है आपके फोलियो में, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो पूरे फोलियो की वैल्यू नीचे लेके आते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका फोलियो के बाकी शेयर्स बढ़ रहे हैं, और लेकिन मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी भी अच्छा बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, लेकिन आपके फोलियो की वैल्यू उस प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ रही है, आपको उतने रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि ये जो गलती अगर आपसे हुई होगी किसी से, तो अगले इसमें क्या करना है आपको कि जो अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स है या जो निगेटिविटी दिखा रहे हैं उनको आपको निकालना चाहिए। जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, हर सेक्टर अलग अलग, निफ्टी जब भी ऊपर जाता है, जब भी रैली आती है, बुल मार्केट रहता है, तो बुल मार्केट में सभी के सभी परफॉर्म नहीं करते हैं। आपने अगर पूरा हिस्टोरिकल देखा, जब जब भी बड़ी तेजी आई है, कुछ चुनिंदा तेजी जैसी थी हर्षल मेहता के टाइम वगैरह जहां सब कुछ बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद डॉट कॉम की तेजी आई, मतलब सॉफ्टवेयर जितनी भी कंपनीज, उनकी तेजी आई। ये जो इस तरह से अलग अलग वे में आता है, जैसे बीच में फार्मा की तेजी थी, तो अलग अलग सेक्टर बढ़ता है। तो ये जो सेक्टर बढ़ता है
उसके पहले 2003-2007 में सब इंफ्रास्ट्रक्चर वालों की तेजी थी। 2003, 2007, 2008 का जो मार्केट क्रैश हुआ, उसके पहले जो तेजी थी वो इंफ्रा में थी। तो इस तरह से अलग-अलग सेक्टर अलग-अलग समय पे बढ़ते रहते हैं। तो अगली तेजी किस सेक्टर में रहेगी, इसका थोड़ा आप जजमेंट लीजिए। उस सेक्टर में ज्यादा आपका वेटेज रखिए, बाकी इसमें थोड़ा वेटेज कम रखिए। तो इस केस में आपको क्या होगा कि जब भी आपको मार्केट में नेक्स्ट तेजी रहेगी, अगली तेजी रहेगी, उसमें आपका फोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। जो अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स है या जो निगेटिव जा रहे हैं, उनको थोड़ा समय समय पे ध्यान दीजिए आपके फोलियो की तरफ, उनको निकाल दीजिए। उसके बदले में कोई जो सेक्टर तेजी कर रहा है, उस सेक्टर में वो पैसे फिर से इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका जो भी थोड़ा बहुत लॉस होता है अगर निकालने के लिए, तो वो आपका लॉस भर के आएगा। आपका टोटल फोलियो जो रहेगा वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा आपके फोलियो का। दूसरा एक रीजन है कि आप बिना मतलब अलोकेशन नहीं करते हैं। बहुत से लोग अलोकेशन मतलब हर इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में या इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मेरे को कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट बहुत बढ़ जाती है। जैसे मेरे वीडियोस देखे आपने, तो कुछ सजेशन लगे या अच्छा लगा, आपने खरीद लिए। और आप यूट्यूब पे और बाकी लोगों के वीडियोस देखते हो, टीवी देखते हो, कुछ बुक्स पढ़ते हो, तो सब जगह कुछ ना कुछ आपको समय समय पे मिलता रहता है। इनपुट्स आपके ब्रोकर के थ्रू मिलते रहते हैं, और हर इनपुट में आप थोड़ा थोड़ा खरीदते हो। भाई इसके आपने बताया था, फिर मैंने ये 50 खरीद लिए, ये 100 खरीद लिए, फिर और किसी ने कुछ बताया था, वो मैंने 70-80 खरीद लिए। तो इस तरह से आपका फोलियो जो है वो बहुत छोटे छोटे शेयर में नंबर ऑफ शेयर बहुत बढ़ जाती है। ना ही आपको उसका डिविडेंड के लिए फायदा होता है, ना ही उसको बोनस वगैरह आता है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, और ना ही अगर कोई उसमें से अगर आपकी ऐसी 20-25 स्क्रिप्ट आपने लेके रखी है, किसी के 50 है, किसी का 100 है, किसी के 80 है, तो उसमें से 4 शेयर भी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो भी फोलियो के ऊपर आपका कोई परिणाम नहीं होता। आपकी फोलियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में है, उसका इफेक्ट आपके फोलियो पर आता ही नहीं है। और ओवरऑल फोलियो की वैल्यू देखेंगे तो निफ्टी को आप बीट नहीं कर पाते। आपका फोलियो अच्छा तभी आप मानेंगे कि मैंने बहुत अच्छा फोलियो मैनेजमेंट किया, जब मेरी वैल्यू जो है फोलियो की, या मेरा फोलियो है वो निफ्टी को अगर बीट करता है, तो आप सोच लीजिए कि भाई ठीक है, मेरा फोलियो अच्छा चल रहा है। मतलब अगर निफ्टी 10% बढ़ता है, तो आपको फोलियो 10% से ज्यादा बढ़ना चाहिए। निफ्टी अगर 15% से बढ़ रहा है, तो आपका फोलियो 15% से ज्यादा बढ़ना चाहिए, तभी आप सोचेंगे कि मेरा फोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अदरवाइज वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक निफ्टी हम लोग बेंचमार्क पकड़ते हैं। तो ये जो अभी जो पीरियड चल रहा है, जहां हम लोगों को बहुत खरीदारी करने जैसा नहीं है कुछ है, तो इस समय आप आपके फोलियो का रिव्यू लीजिए। जो भी हमारी गलती हुई है, उसको नेक्स्ट पेजी में सुधारने की कोशिश कीजिए कि मेरा फोलियो क्यों नहीं चेंज हो रहा है, और अगले तेजी के लिए पूरे तैयार रहिए। ये ऐसा मार्केट है कि यहाँ जहां तक ज्यादातर आपको कोई बेचने की सलाह बहुत कम बार मिलती है। खरीदने की सलाह तो आपको सब जगह मिल जाती है, ये खरीदो, वो खरीदो, वो खरीदो, लेकिन उनको बेचना कब है, प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, ये बहुत कम जगह आपको सुनाई देता है। आप काफी वीडियोस देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, मैगजीन्स पढ़िए, यूट्यूब चैनल्स देख लीजिए, प्रॉफिट मैं कब बुक करूं या उस स्क्रिप्ट से निकलूं कब, ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर आपको खरीदारी की ही सलाह मिलती है। कहीं भी देखिए, मैं नॉर्मली आपको बेचने की भी सलाह देता हूं, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, तब तक आपका फोलियो का कोई मतलब नहीं है सिर्फ रख के। नॉर्मली 25-30% पे तो मैं वैसे भी बोलता हूँ कि आप ब्लाइंडली आप बेच दीजिए, थोड़ा बहुत तो भी पार्शियल प्रॉफिट को 100% बुक कीजिए। तो ये जो मार्केट आता है, ऐसे मार्केट में वो आपको बहुत लिक्विडिटी के लिए अच्छा रहता है, आपका एवरेजिंग नीचे रहता है, तो वो एक बहुत अच्छा आपको एसेट हो जाता है, या एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका। तो सेलिंग कब है, इसके कुछ वीडियोस पहले भी मैंने बताया था कि अभी भी आपको मार्केट में पेन बहुत है, मतलब निफ्टी में आपको पेन सहना पड़ेगा। मतलब तभी भी आप अगर आप बेचते रहते हैं या आपके पास लिक्विडिटी रखी है, ये भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपके पास लिक्विडिटी बना के रखिए। लिक्विडिटी बनाए, आप कहीं से भी बनाए, या फिर आपके जो अच्छे परफॉर्मिंग है या बहुत जिसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है, जो आपको लग रहे हैं नीचे आ रहे हैं, या आपके कंसल्टेंट से बात कीजिए, या खुद आप एनालिसिस करते हो तो करिए। और जिनको नीचे आने की संभावना है, उनको बेच के आप लिक्विडिटी जनरेट करके रखिए।
तो बेचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खरीदना है। तो ये जो पीरियड है इसमें ये आप पूरा स्टडी कीजिए, हर जन अपने अपने फोलियो का स्टडी कीजिए, अगले इसमें क्या करना है इसकी स्ट्रेटेजी बना के रखिए, तो ही आपको अगली चीज जब भी रहेगी तब उसका फायदा होगा। चलिए अभी इस वीक हम लोगों ने जो भी अभ्यास किया है, इस अभ्यास में क्या मिलता है वो भी देखिए। ये जो हफ्ता गया या पिछले 2 हफ्ते पहले मेरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बीच के पीरियड में बहुत ज्यादा कोई मेरे जो पैरामीटर्स है उसमें कोई बहुत बड़ा बाइंग वगैरह नहीं दिखा मुझे। अभी भी नॉर्मली मेरे वीडियो में 2 शेयर या 2 स्क्रिप्ट्स तो भी मैं बताता हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास एक ही स्क्रिप्ट आई है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ खरीदना ही है, हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद कुछ ना कुछ खरीदना ही है। देखिए आप अच्छा एक शेयर मिलने के लिए वेट कीजिए। अगर आपके पैरामीटर्स में, आपके पूरे इसमें अगर वो अच्छा लगता है कि ये डेफिनेटली हम मेरे फोलियो को अच्छा इम्पैक्ट देगा, तभी आप उसकी ढंग से जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो खरीदिए। तब तक थोड़ा पेशेंस भी रखिए, जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते जो करते हैं उनको कुछ ना कुछ खरीदना ही है। तो अगर नहीं आता है तो ठीक है, शांति रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिक्विडिटी बना के रखिए, कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी आएगी मार्केट में, जिस दिन अपॉर्चुनिटी आएगी उस दिन आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टेबल फंड्स होना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। अगर ये आपको ध्यान में आ गया तो जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप अपॉर्चुनिटी टैप कर सकोगे, नहीं तो अदरवाइज अपॉर्चुनिटी आएगी और आपके पास फंड्स नहीं रहेंगे तो उस अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं रहेगा, हम लोग उसको एनकैश नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस हफ्ते में जो भी हमारा शेयर जो हम लोगों को मिला है उसको देखेंगे कि क्या इस हफ्ते में मिला है। मैक्स हेल्थ, मैक्स हेल्थ ये एक थोड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। ये देखिए ये वीकली चार्ट है मैक्स हेल्थ का, बहुत ज्यादा उसका दूर का चार्ट नहीं है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ी रिएक्शन आई थी, इसके बाद फिर से ये जो उसकी रेजिस्टेंस लाइन है, ये वीकली चार्ट है, रेजिस्टेंस लाइन तोड़ के ये ऊपर जा रहा है, जो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जा सकता है। परसों का क्लोज था 413.80, 413.80। तो एक मैक्स हेल्थ है जो मेरे स्कैनिंग के ऊपर या मेरे जो पैरामीटर्स है इसके ऊपर मुझे थोड़ा बाइंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है। इसका कोड है NSE कोड 22377 और करंट मार्केट प्राइस मतलब फ्राइडे की जो प्राइस थी 413.80 रुपए। तो इस हफ्ते में तो मेरे पास एक ही है जो मेरे पैरामीटर्स पे लग रहा है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आइदर आपको व्हाट्सएप करना है या फोन करना है 9823278825, इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से ये जो शेयर्स एक है यही है, बाकी एनालाइज करते रहिए। जो भी पिछले इसमें हम लोग अगर तेजी में नहीं उतना पैसा बना पाए, पिछले तेजी का उतना फायदा नहीं कर पाए, उसके लिए खुद का एनालिसिस कीजिए कि हमारी गलती कहाँ हमारे लिमिटेशंस हुए। जरूरी नहीं कि सभी आपकी गलती हुई होगी, कुछ आपके लिमिटेशंस भी रहे होंगे। तो लिमिटेशंस हमारे कहाँ थे, उसको हम लोग अगले तेजी में किस तरह से ओवरकम करें और अगले तेजी जब भी आएगी उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे लें, इसका होमवर्क करके रखिए। जितना होमवर्क करके रखेंगे उतना अगले तेजी में फायदा ज्यादा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।